हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। नहीं करते हो तो करा करो यार, पढ़ने लिखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट डालो, पढ़ना पड़ेगा। नहीं मन लगता है तो भी पढ़ो, पर पढ़ो। चलो, तो ये है आपका एपी लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज हम फिर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि है बहुत ही बेसिक टॉपिक। अभी हमने यहाँ पर एक ये प्लेलिस्ट शुरू करी है। यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ रहेगी पूरी, ये पूरी सीरीज़ रहेगी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस कॉन्सेप्ट तक जाने के लिए। ये आपके लिए CUET PG, CUET UG, UGC नेट, फैक्ट प्लस सारी एग्जाम्स में ये टॉपिक्स आपके लिए काम में आएंगे, क्योंकि ये हैं कोर फॉरेंसिक्स, जनरल फॉरेंसिक्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉरेंसिक साइंस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो जो फॉरेंसिक साइंस का पूरा ऑल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमारे फॉरेंसिक साइंस के अंडर काम करते हैं या फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड हैं, हम उसके बारे में आज हमारी इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम DFSS, CFSL, स्टेट FSL, RFSL, MFSL, NCRB और NICFS के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से वीडियो की तरफ चलते हैं। मिलेंगे वीडियो के एंड में। चलिए, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जो है हमारा फॉरेंसिक साइंस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के बारे में। यहाँ पर हम इस पूरी वीडियो में आगे हम सिनॉप्सिस में तो देखेंगे ही, पर मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि इस पूरी वीडियो में हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं DFSS, CFSL, स्टेट FSL, RFSL, MFSL, NCRB और NICFS, NFSU के बारे में हम पूरे ओवरऑल यहाँ पर स्टडी करेंगे कि इनका काम क्या होता है और क्या इनके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स होते हैं। मुझे तो जैसे आप जानते ही हैं, मेरा नाम है अर्पित पाटीदार, मैं हूँ इस एपी लर्निंग इंस्टीट्यूट का फाउंडर। यहीं पर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ फॉरेंसिक साइंस के यूनिक फैक्ट्स, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको समझना बहुत ज़्यादा टफ भी होता है किसी के लिए, पर अपन उसको करते हैं एकदम सिंपल वे में और बहुत अच्छे से समझते भी हम। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पर। तो ये है आज का हमारा सिनॉप्सिस कि आज हम यहाँ पर पढ़ने क्या वाले हैं। तो मेन चीज़ हमको यहाँ पर पढ़ना है फॉरेंसिक साइंस जो हम इंडिया में अभी देख रहे हैं उसके कितने लेवल्स हैं, साथ में कौन कौन से मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अगर आप लेवल्स की बात करेंगे तो लेवल्स में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं CFSL, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। स्टेट लेवल पर काम करते हैं स्टेट FSL, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। और रीजनल लेवल पर काम करते हैं RFSLs, जो कि डिविजनल लेवल पर होता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर हम इनकी बात करें कि जितनी भी मेजर बॉडीज़ हैं, जितने भी मतलब सारी ये जो हम बात कर रहे हैं CFSL, SFSL, RFSL, DFSS, NCRB, ये सारे किसके अंडर काम करते हैं? तो ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। क्लियर। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसके मेन ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। तो यहाँ पर जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हम जो आज स्टडी करने वाले हैं वो है हमारे DFSS, जो कि रहेगा हमारा डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज। नेक्स्ट आएगा NCRB और लास्ट में आएगा NICFS, जो कि अभी NFSU के अंडर काम में वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। क्लियर। तो अगर हम DFSS की बात करें तो ये लेबोरेटरी टेस्टिंग और एनालिसिस करते हैं एविडेंसेस का। NCRB जो रहता है ये क्राइम रिकॉर्ड और जितना क्राइम डाटा है, ये फिंगरप्रिंट डाटाबेस है, ये प्रॉपर पूरा मेंटेन करके रखता है, उतने डाटा को अपने पास स्टोर करके रखता है। ये एक पूरा डाटाबेस होता है। और NICFS जो है ये फॉरेंसिक रिसर्च, टीचिंग, ट्रेनिंग, इसके बारे में मतलब पूरी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ये। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो 3 लेवल्स हैं वहाँ पर हम फर्स्ट लेवल बात करते हैं सेंट्रल की। तो सेंट्रल की जो होती है डायरेक्ट DFSS के अंडर होती है, बट एक जो है वो होती है CBI के अंडर। ये आगे मैं बताऊंगा कि कौन सी CBI के अंडर होती है। बाकी आप लोग मुझे जब तक कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो आप इसी वीडियो के इसी सेगमेंट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जितनी मतलब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं इंडिया में, उसमें से ऐसी कौन सी एक है जो कि CBI के अंडर काम करती है। जो नेक्स्ट लेवल आएगा अपना लेवल 2, वो आएगा स्टेट FSL, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। हर एक स्टेट की लगभग यही कहा जाता है कि कैपिटल में होती है, बट उसके आसपास भी पाई जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कैपिटल में ही देखने को मिलेगी, आसपास भी हमको देखने को मिल सकती है। फिर एक होती है हमारा जो थर्ड लेवल आता है वो आता है रीजनल या मोबाइल। तो रीजनल जो होता है वो डिवीज़न लेवल पर काम करता है, और मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज जो होती है वो व्हीकल के अंदर होती है और डायरेक्ट ऑन स्पॉट क्राइम सीन पर जाकर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, साथ में वहीं पर नॉर्मल प्रिजम्पटिव एनालिसिस कर लेती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना आता है डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, जिसको DFSS बोला जाता है। DFSS जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2002 में। जो DFSS है हमारी वो 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी। किसने उसको इस्टेब्लिश करा था? MHA ने इस्टेब्लिश करा था, और बाद में उसको स्प्लिट कर दिया गया था, BPRND से अलग कर दिया गया था बाद में। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके हेड कौन होते हैं? तो हेड जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर कम चीफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट।
ये इसके हेड होते हैं और इनका एक मोटो होता है। अगर हम इनके मोटो की बात करें कि क्या इनका मेन मोटो है, क्या इनकी टैगलाइन है, तो वो होती है हाई क्वालिटी, ऑन टाइम एंड क्रेडिबल फॉरेंसिक सर्विसेज। डीएफएसएस का यही कहना पड़ता है कि हाई क्वालिटी रिजल्ट्स दीजिए, ऑन टाइम काम कीजिए और क्रेडिबल फॉरेंसिक सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। हर एक स्टेट की पुलिस को और सेंट्रल लेवल पे जितने भी अगर केसेस हो रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है। फंक्शंस जो होते हैं तो पॉलिसी मेकिंग एंड कंट्रोल रहता है यहाँ पर सीएफएसएल्स के ऊपर, साथ में साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स और वैलिडेशन को सेट करना होता है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज जो स्टेट में होती है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली भी, ट्रेनिंग पर्पस से भी और टेक्निकल पर्पस से भी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो और क्या काम होता है, तो फॉरेंसिक रिसर्च को प्रमोट किया जाता है ताकि फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में नए नए इनोवेशंस आते रहें, न्यू टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पर इन्वॉल्व होती रहे। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ पर डीएफएसएस का काम। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है सेंट्रल एफएसएल। तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जवाब दोगे, नहीं भी दे रहे हो कोई बात नहीं, मैं तो बताऊँगा, मेरा तो काम ही यही होता है। तो जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है सीएफएसएल, वहाँ पर आप क्या करते हो, 7 अलग अलग हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में 7 सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं। कहाँ कहाँ पर, कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, पुणे, भोपाल, गुवाहाटी में और न्यू दिल्ली में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितनी 6 जो हमारे यहाँ पर सीएफएसएल्स हैं वो 6 सीएफएसएल्स तो डीएफएसएस के अंडर काम करती है, बट जो आपको 7th नंबर पे दिख रही है, ये जो 7th नंबर वाली सीएफएसएल है, इस सीएफएसएल का नाम क्या है, सीएफएसएल न्यू दिल्ली। ये सीबीआई के अंडर काम करती है, ना कि डीएफएसएस के अंडर। किसके अंडर काम करती है, सीबीआई के अंडर काम करती है। और इसी के अलावा एक प्रपोज्ड सीएफएसएल और है जिसका अभी प्लानिंग चल रही है आंध्र प्रदेश अमरावती में, बट इसकी अभी यहाँ पर फाइनलाइज नहीं हो पाया है, बट अभी प्रपोज में है, प्लानिंग में है। तो जब भी ये इस्टेब्लिश हो जाएगी तो हम उसको फिर अपडेट कर देंगे आपके इसमें। क्लियर। इसके बाद में क्या होता है कि हर एक सीएफएसएल के अपने अपने कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ होती है। जैसे कि पुणे, भोपाल, गुवाहाटी तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, बट जो कोलकाता, हैदराबाद और चंडीगढ़ है, तो कोलकाता में बायोलॉजिकल साइंसेस की है, साथ में कोलकाता ओल्डेस्ट सीएफएसएल है, सबसे पुरानी सीएफएसएल कोलकाता है। फिर जो हैदराबाद है वहाँ पर केमिकल साइंसेस के एक्सपर्टीज़ है, और जो चंडीगढ़ है वहाँ पर फिजिकल साइंसेस की ये एक्सपर्टीज़ हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आती है चीज़ स्टेट एफएसएल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टेट की लगभग कैपिटल में ये वाली स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती, बट कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वहाँ पर पर्टिकुलर कैपिटल में ना होते हुए आसपास किसी सिटी में, जो मतलब मेगा सिटी होती, बड़ी सिटी कोई सी होती है, तो वहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है। इसी के साथ में इनका काम क्या होता है, तो जो स्टेट पुलिस के अंडर केसेस होते हैं, जो स्टेट के केसेस होते हैं, स्टेट की जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं, उसके लिए ये काम करती है। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो स्टेट का जो हेडक्वार्टर्स होता है उसी के नीचे जो मतलब जो मेन ये स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है उसके नीचे काम करती है रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज जो कि डिवीज़न लेवल पर काम करती हैं, और उसके नीचे होती है मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करती है और ऑन स्पॉट जाकर काम करती है। अगर इसके केसेस की हम बात करते हैं कि सीएफएस जो स्टेट एफएसएल है वो किन किन केसेस को हैंडल करती है, तो ये हाई लेवल केसेस को हैंडल करते हैं। जैसे एनडीपीएस एक्ट अगर किसी पर लगा है जहाँ पर उसने नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का यूज़ करते हुए अगर वो पकड़ा गया है या उससे रिलेटेड केस है, तो वहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट वाले केस, पॉक्सो एक्ट अगर लगा है, हिट एंड रन के केसेस हैं, फायर आर्म से रिलेटेड केसेस हैं, अगर ऐसे हाई लेवल केसेस होते हैं तो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को प्रीफर किया जाता है। इसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस भी ये प्रोवाइड करते हैं, साथ में ये कोर्ट टेस्टिमनी में भी अपने ओपिनियंस दिए जाते हैं इनके ऑफिसर्स के द्वारा। तो ये था हमारा स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बारे में। नेक्स्ट रहेगा हमारा रीजनल और मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट्स का। तो रीजनल का काम क्या होता है, रीजनल मतलब डिवीज़न लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। अगर कोई सा डिस्ट्रिक्ट बड़े एरिया में है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर कोई सा है तो वहाँ पर भी रीजनल रहेगा, या फिर ऐसा होता है कि डिवीज़न लेवल पर ऑल ओवर पूरे संभाग स्तर पर काम करता है। छोटी लैब्स होती है स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या फिर सीएफएसएल के देखते हुए, बट इनका काम सेम होता है, बट यहाँ पर इतने ज़्यादा डोमेन्स पाए नहीं जाते। बेसिकली अगर हम देखें तो कॉमनली कुछ डोमेन्स होते हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये क्यों, मतलब इनकी क्या ज़रूरत हमको पड़ती है, तो ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो फील्ड लेवल की इन्वेस्टिगेशन जो करता है मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उसका और जो स्टेट हेडक्वार्टर्स हैं इनके बीच में लिंक प्रोवाइड करना, कि जो फील्ड से आपके पास एविडेंस आए हैं तो अगर हम स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी तक पहुंचाते हैं और अगर एविडेंस ख़राब हो गया तब तक, तो उससे पहले हम रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आरएफएसएल में उसको टेस्ट करवा सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास ये मतलब बोल सकते हैं कि कंट्रोल रहता है इस चीज़ का हमारे पास।
उसके बाद में हम बात करते हैं मोबाइल एफएसएल्स की। तो मोबाइल एफएसएल जो होती है ये डायरेक्ट वैन्स में रहती है, व्हीकल्स में रहती है, और ऑन स्पॉट जाकर वहाँ पर डायरेक्ट जाकर फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग, 360 डिग्री इमेजिंग, एविडेंस पैकिंग, ये सारी चीज़ें ये मोबाइल एफएसएल्स करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मली हम देखते हैं क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करना, उससे बेटर अगर कोई फॉरेंसिक साइंटिस्ट या फॉरेंसिक एक्सपर्ट अगर कोई जाएगा एमएफएसएल में, तो वो क्या कर सकता है, प्रॉपर तरीके से बिना किसी कंटेमिनेशन के या कम से कम कंटेमिनेशन के उस एविडेंस को प्रॉपरली कलेक्ट कर सकता है, प्रिजर्व करके उसको लैब के लिए ट्रांसफ़र कर सकता है। क्लियर? तो ये था हमारा आरएफएसएल और एमएफएसयू के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर पॉइंट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसका काम क्या है, एनसीआरबी का काम क्या है। तो एनसीआरबी जो है ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1986 में। 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और किसके द्वारा किया गया, किसके अंडर किया गया था, एमएचए के अंडर किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। काम क्या है, तो काम मेजरली काम क्या, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया कि जितना भी जो क्रिमिनल का रिकॉर्ड होता है, उसका डाटा होता है, साथ में उसके फिंगरप्रिंट का डाटाबेस जो होता है पूरा, तो ये होता है एनसीआरबी के पास में। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 अलग अलग बॉडीज़ देखने को मिलेगी। एक देखने को मिलेगी डीसीपीसी। डीसीपीसी का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस कंप्यूटर्स। तो ये एक आपको बॉडी देखने को मिलती है। उसके बाद में इंटर स्टेट क्रिमिनल डाटा ब्रांच देखने को मिलता है, और साथ में आपको यहाँ पर सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो देखने को मिलता है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। 1986 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर बनाया गया था, न्यू दिल्ली में बनाया गया था। क्लियर? इनके पास पूरा क्रिमिनल डाटा होता है, क्राइम डाटा और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इनके पास होते हैं। इनका भी कुछ मोटो होता है, जैसे डीएफएसएस का था कि क्वालिटी, मतलब हाई क्वालिटी, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा हो सके हम उतनी अच्छी फॉरेंसिक सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो इनका भी ये मोटो है कि हम जो इंडियन पुलिस है उसको एम्पावर करें, किससे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। उनको जितना हो सके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी फील्ड में उनको हेल्प करवाया जाए, और जितना उनका काम कम हो सके और हम थोड़े डिजिटलाइज तरीके से उनकी हेल्प करवा सकें। नेक्स्ट जो आता है हमारा पॉइंट, वो आता है एनसीआरबी के फंक्शंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, क्राइम डाटा को कलेक्ट करके रखता है, अपने पास संभाल के रखता है, ऑल ओवर नेशन वाइज। जो उसके पास जितना भी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड होता है उसका एक स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। साथ में ये प्रॉपर एक एक पब्लिश करता है जर्नल टाइप, तो वो रहता है क्राइम इन इंडिया। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एनुअली ओवरऑल एक साल में कितना क्राइम रेट हो रहा है, कितना क्राइम बढ़ रहा है। साथ में ये कोऑर्डिनेट करता है जितने भी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज होते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये कोऑर्डिनेट करेगा जितने भी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज हैं। सेंट्रल का नेशन से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हमको देखने को मिलता है। कुछ इसके आईटी प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो कि हम यहाँ पर इनके देख सकते हैं कि एनसीआरबी अपने कौन कौन से आईटी प्रोजेक्ट्स को फॉलो करवाता है। जिसमें आप अगर पुलिस साइंस पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत ही कॉमन नेम देखने को मिलता है, वो है हमारा सीसीटीएनएस। सीसीटीएनएस जितने भी ऑल ओवर पूरे स्टेट में या पूरे नेशन में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, एक दूसरे से लिंक करवा कर रखता है। तो ये है सीसीटीएनएस का काम। नफीस जो है वो नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है। ऑल ओवर नेशन वाइड जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं उनका पूरा डाटाबेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। डिजिटल पुलिस पोर्टल होता है, 2017 में इसको लाया गया था। साथ में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल आपको देखने को मिलता है, और एक और आता है जिसका नाम है साइट्रेन। तो साइट्रेन का मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, साइबर क्राइम से रिलेटेड या ऑनलाइन जो क्राइम्स होते हैं उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। किसको, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग्स। क्लियर? इसके बाद हमारा जो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो आता है एनआईसीएफएस के बारे में। हमको यहाँ पर एनआईसीएफएस को भी समझना ज़रूरी होता है। अगर हम एनआईसीएफएस की जो ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें तो 1972 में आईसीएफएस के नाम से ये इस्टेब्लिश हुई थी बीपीआरएनडी के अंडर। और जो आईसीएफएस है उसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, आईसीएफएस को कर दिया एनआईसीएफएस। तो एन लगा दिया गया आगे, और एन का मतलब हो गया नेशनल। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस नाम बाद में हुआ। कब हुआ, 1991 में। उससे पहले ये 1976 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने क्या कर दिया था कि एनआईसीएफएस को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया था, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी थी। 2003 की बात करें तो इसका फिर से नाम चेंज हुआ, और नाम क्या कर दिया गया, LNJN NICFS।
उसके बाद में 2004 में इसमें एमए और एमएससी के फॉरेंसिक साइंस कोर्सेस लॉन्च किए गए। 2008 और 9 के बीच में जीएफएसयू का फाउंडेशन हुआ। जीएफएसयू किसको बोला जाता है? गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो ये 2008 और 9 के बीच में आई थी, और उसी का फिर बाद में चेंज करके उसको अपग्रेड कर दिया गया 2020 में, और उसका नाम हो गया नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एनएफएसयू, जिसको हम एनएफएसयू के नाम से अभी जानते हैं। और इसके बहुत सारे हम यहाँ पर कैंपस देखते हैं, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा और रायपुर, नागपुर, इसके अलावा गुवाहाटी में है, फिर गांधीनगर में है। तो इसके बहुत सारे हमको यहाँ पर कैंपस देखने को मिलते हैं। क्लियर? और इसका काम क्या होता है मेजरली, अगर हम यहाँ पर काम देखें तो इसका मेन काम होता है कि फॉरेंसिक एजुकेशन और ट्रेनिंग को ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड करना। क्लियर? चलिए, उसके बाद में अगर हम यहाँ कुछ फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस मैंने आपको मेन पहले ही बताए थे कि टीचिंग और रिसर्च के बेसिस पे ये इसको प्रमोट करते हैं, क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज को। साथ में एडवांस रिसर्च जो होती है या एकेडमिक कोलैबोरेशंस होते हैं उनको कंडक्ट करवाते हैं। फिर उसके साथ में इन सर्विस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जो ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो जुडिशियरी में है, प्रोसिक्यूशंस में है, फिर इसके अलावा प्रिजन्स में है, कस्टम डिपार्टमेंट में है, डिफेंस डिपार्टमेंट में है, और एफएसएल ऑफिसर्स हैं। तो इनको फॉरेंसिक के इनोवेटिव तरीक़ों से नए नए मेथड्स को सिखाना होता है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए जो फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट है उनके लिए एक प्लस पॉइंट मैं बता रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है, ये एनएफएसयू या एनआईसीएफएस जो है ये कंडक्ट करवाती है फैक्ट और फैक्ट प्लस एग्ज़ाम्स। फैक्ट का फुल फॉर्म होता है फॉरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट, और फैक्ट प्लस का भी वही होता है, उसका एक अपग्रेडेड एडवांस वर्जन होता है। फैक्ट नॉर्मल कोई भी एमएससी पास आउट दे सकते हैं, फैक्ट प्लस की एग्ज़ाम वही दे सकते हैं जिनका यूजीसी नेट, गेट, सेट ऑलरेडी क्वालिफाई हो, तो वो लोग फैक्ट प्लस की एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हैं। ये क्या करते हैं? इंटरनेशनल कॉपरेशंस रखते हैं, मल्टी कैंपस ऑपरेशंस करते हैं, साथ में ऑल ओवर नेशन वाइड क्या करते हैं? टीचिंग और रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं, ताकि फॉरेंसिक साइंस को जितना हो सके, जितने ज़्यादा लोग ऑफिसर समझ सकें, उतना वहाँ पर अच्छा होता है। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल टॉपिक, जिसमें हमने यहाँ पर पूरा ये सारी चीज़ें पढ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो का मुझे टॉपिक बिल्कुल आप कमेंट में बता दीजिए, तो मैं और अलग अलग आने वाली और भी वीडियोस को यहाँ पर लाता रहूँगा। बस इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो बिल्कुल लाइक करना, और बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को इसकी ज़रूरत है तो बिल्कुल शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी पूरी ओवरऑल वीडियो, जिसमें हमने यहाँ पर पूरा देखा था कि फॉरेंसिक साइंस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इंडिया में है वो किस लेवल का होता है, उसके क्या क्या लेवल्स होते हैं, सबसे टॉप पे कौन से सबसे टॉप पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके नीचे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, हमने शॉर्ट में और बहुत अच्छे से समझा है इस टॉपिक को। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगी हो, कहीं पर भी ऐसा कुछ डाउट रह गया हो, जो पॉइंट मैंने कवर अप नहीं किया इस वीडियो में, तो बिल्कुल मुझे बताइए आप, तो अपन आने वाली वीडियोस में उस चीज़ को ध्यान रखते हुए वो मिस्टेक्स को अपन आगे नहीं होने देंगे। और आपको अगर कुछ अपनी तरफ से सजेशंस देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सजेशन दे सकते हो। देखिए, वीडियो आप बहुत सारे लोग देखते हो, आप लाइक भी नहीं करते हो, ठीक है, लाइक नहीं करो, आपको शायद नहीं पसंद आई है, बट अगर पसंद नहीं आई है तो आप उसका मुझे रीज़न बताइए। आप अगर मुझे थोड़ा सा वहाँ पर एक सजेशन दे देंगे तो मैं अपने हिसाब से कुछ उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अच्छी से छोटे छोटे से डाउट्स रहते हैं, पर उनके पीछे जो कन्फ्यूजन्स बड़े बड़े होते हैं ना, उनको अपन जल्दी जल्दी निपटाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।